बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ड्रग यूज़ इन टू ट्रीट पेन एंड इन्फ्लेमेशन। वो कौन से ड्रग्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें पेन हो या हमें इन्फ्लेमेशन हो। इसको हम नॉर्मली कहते हैं एनाल्जेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पेन को समझना होगा कि पेन हमारे पास क्या है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन को समझना हो, उसके बाद हम वर्ड एनाल्जेसिक्स को डिफ़ाइन करेंगे कि एनाल्जेसिक का वर्ड कहाँ से आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेन की तरफ आ जाते हैं कि ये जो दर्द है ये असल में है क्या चीज़। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास दर्द है पेन, ये पेन क्या है? पेन जो है वो हमारे पास अनप्लीजेंट सेंसेशन है, अनप्लीजेंट सेंसेशन है। ये अनप्लीजेंट सेंसेशन हमारे पास क्या है? ये है नाखुशगवार सेंसेशन। ठीक है, अनप्लीजेंट मीन नाखुशगवार सेंसेशन। ये नाखुशगवार सेंसेशन हमें कब होता है? ठीक है, तो वो प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। उसमें हमारे पास दो चीज़ें इन्वॉल्व है। एक हमारे पास है ऑटोकॉइड्स, एक है एकोसनाइड्स। ठीक है, एकोसनाइड्स वो केमिकल है। एकोसनाइड्स पे मैंने एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया है जो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। उसको आप थॉरोली और डीपली उस पर जाके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। एकोसनाइड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट सिग्नलिंग एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे पास एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम करता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ये कैरी करता है, एक मैसेज को सेल के बाहर या सेल के अंदर लेके आता है। ठीक है, डिराइव फ्रॉम आर्चिडोनिक एसिड। ये आर्चिडोनिक एसिड जो हमारे पास फैटी एसिड है उससे निकला हुआ है। उसकी एग्जांपल क्या है एकोसनाइड्स की? उसमें हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन्स है, लिकोट्राइन्स है एंड लिपोक्सिन है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास मैसेज कैरी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि पेन हमारे पास क्या है। ठीक है, पेन जो है वो हमारे पास अनप्लीजेंट सेंसेशन है। ठीक है, अनप्लीजेंट सेंसेशन मैंने आपको बताया ये नाखुशगवार सेंसेशन है जो हम फील करते हैं। फिर पेन को इन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड किया, एक एक्यूट एक क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब ये है जिसका जो ऑनसेट है वो सडन हो। ठीक है, एक्यूट पेन कम्स टिपिकली फ्रॉम द सडन एंड लिमिटेड ड्यूरेशन। लिमिटेड ड्यूरेशन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्यूट डिजीजेज है तो उनका दौरानिया हमारे पास कम होता है। सेकंड, एक्यूट जो भी डिजीज है वो लाइफ थ्रेटनिंग होगी, उसका दौरानिया कम होगा। ठीक है, इट इज़ फ्रीक्वेंटली काज बाय द डैमेज टू टिश्यू सच एज बोन, मसल और ऑर्गन। एक्यूट का मतलब ये है वो दर्द जो हमें लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए हो, अचानक हो जाए, वो हमारे बोन टूट जाए, मसल डैमेज हो जाए, ऑर्गन डैमेज हो जाए, लेकिन उसकी वजह से जो दर्द होगा उसको हम एक्यूट पेन कहेंगे। फिर हमारे पास है क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन हमारे पास क्या है? ये लास्ट लॉन्गर है, मीन इसका दौरानिया ज़्यादा है, ये टाइम ज़्यादा लेगा देन एक्यूट पेन। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक रहेगा ये दर्द। इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म ऑफ इलनेस। ये हमारे साथ लॉन्ग टर्म ऑफ इलनेस, जैसे हमारे पास वो बीमारियां जो ज़्यादा अरसे रहती हैं, जैसे हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जोड़ों की बीमारियां हैं, जोड़ों के जो इन्फ्लेमेशन है उसमें हमारे साथ क्रॉनिक पेन होता है। ठीक है, अच्छा जी, लाइफ थ्रेटनिंग एक्यूट होता है, जो क्रॉनिक होता है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता से मारता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं न्यूरोटिक पेन की तरफ। न्यूरोपैथिक पेन, ये हमारे पास क्या है? न्यूरोपैथिक पेन इज इनिशिएटेड बाय काज ऑफ प्राइमरी लेजन और डिजीज़। ये हमारे साथ प्राइमरी लेजन की वजह से या डिजीज़ की वजह से होता है और इसमें हमारे साथ सोमैटोसेंसरी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। जो न्यूरोटिक पेन है, फॉर एग्जांपल वो पेन जो हमारे नर्व एंडिंग की वजह से हो, जो नर्व एंडिंग हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे टीथ है, एनिमल लेयर हमारे पास डैमेज हो जाए, उसके बाद वो सेंसेशन लेयर आ जाती है। अब नर्व एंडिंग जो है वो हमारे पास क्लियरली विजिबल हो गए, तो कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, वो कोल्ड है, वो हीट है, कोई भी स्टिमुलस आ रहा है तो वो उसका जो दर्द है वो कैरी हो रहा है।
ये टूथ पेन को या टूथ एग को दुनिया में दूसरे नंबर पर क्यों रखा गया? सबसे पहले हमारे पास प्रेगनेंसी का पेन है, उसके बाद दांत का दर्द रखा गया। क्यों? क्योंकि उसमें नर्व्स एंडिंग खुले रह जाती है और जो भी स्टिमुलस आ रहा है वो कैरी हो रहा है। तो जो न्यूरेटिक पेन है वो हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा सख्त होगा, ठीक है, ज़्यादा दर्दनाक होगा। अभी आ जाते हैं इन्फ्लेमेटरी पेन की तरफ। वो पेन जो जिसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो, जिसमें हमारे पास नोसिसेप्टर्स इन्वॉल्व हो। पेन रिजल्टेड ड्यू टू द एक्शन एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ नोसिसेप्टिव पेन पाथवे। देखें, पेन को फील करने के लिए हमारे पास क्या है? जब हम पेन फील करते हैं तो उसमें हमारे पास मेन चीज़ क्या है? वो है कि दर्द किस वजह से आ रहा है, वो कौन से रिसेप्टर है। पेन रिसेप्टर से, पेन रिसेप्टर को हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं, और जो पाथवे है पेन का उसमें हमारे साथ नोसिसेप्टिव पाथवे है, नोसिसेप्टिव पेन पाथवे। उसमें हमारे साथ वैरायटी ऑफ मीडिएटर रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन साइड है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एपेंडिसाइटिस है, रोमेटाइड अर्थराइटिस है, ये वो है जो पेन की वजह से, वो दर्द जो हमें इन्फ्लेमेशन की वजह से फील हो रहा है उसको हम इन्फ्लेमेटरी पेन कहेंगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं पेन रिसेप्टर की तरफ। पेन रिसेप्टर क्या है? इसको हम नोसिसेप्टर कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो रिसेप्टर्स है उस पर क्या आएगा? नॉक्शियस स्टिमुलाई आएगा। नॉक्शियस स्टिमुलाई का मतलब वो जो नाखुशगवार होगा, जो उस रिसेप्टर को एक्टिव करेगा, ठीक है। नॉक्शियस स्टिमुलाई आर द स्टिमुलस दैट इलिसिट द टिश्यू डैमेज एंड एक्टिवेट द नोसिसेप्टर। नॉक्शियस स्टिमुलाई हमारे पास क्या है? ये वो है जब हमारे पास उस टिश्यू पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो आते हैं, उस टिश्यू को डैमेज करते हैं और उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। उसको हम नोसिसेप्टर कहते हैं। नोसिसेप्टर आर द रिसेप्टर दैट डिटेक्ट द सिग्नल। ये वो रिसेप्टर है, जैसे हमारे पास एंटीना लगा होता है, वो सिग्नल रिसीव करता है। इसी तरह हमारे पास नोसिसेप्टर वो रिसेप्टर है वो जो डिटेक्ट करते हैं वो डैमेज जो हमारे पास टिश्यू से आ रहा होता है, ठीक है। जी, नोसिसेप्टर आर फ्री बेयर नर्व एंडिंग। ये हमारे पास क्या है? नर्व एंडिंग जो होते हैं उस वो खुले रहते हैं। फाउंड इन द स्किन, ये हमारे साथ स्किन में होते हैं, मसल में होते हैं, जॉइंट में होते हैं, बोन में होते हैं, वाइजरा मीन ऑर्गन में हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पेन पाथवे। पेन पाथवे किस तरह होता है? ये हमारे पास जगह है जहाँ पर हमारे पास ट्रॉमा आया है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आई है, कोई कट लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ से जो एरिया है ये स्टिमुलेट हो गया। ये क्या करता है? जो पेन पाथवे है जो यहाँ पर पेरिफेरल नोसिसेप्टर प्रेजेंट है वो मैसेज कैरी कर देते हैं हमारे साथ आगे। कहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं? ये हमारे साथ जो डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियंस है वो कैरी करते हैं। यहाँ हमारे पास सिम्पैथोलेटिक ट्रैक है। दो चीज़ें, या तो वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा अगर रिफ्लेक्स एक्शन है तब, और अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है तो ब्रेन की तरफ जाएगा, ब्रेन उसको असेंड करेगा और डिसेंडिंग दोबारा वो जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ तक मैसेज पहुँचेगा और उसको कहेगा कि आप विड्रॉल करें या रिस्पॉन्स करें। रिस्पॉन्स किस तरह आ सकता है कि वो हमारे पास वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिनिन या कुछ और जितने इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं, टम्बोक्सिन है, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इस पाथवे को अल्टर करना है, यहाँ पे अल्टर करना है। फॉर एग्जांपल आपने लोकल एनेस्थेटिक्स दे दिए तो लोकली उस जगह को वो क्या कर देगा? बंद कर देगा, ठीक है। मैसेज कैरी नहीं होगा। लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं? लोकली जो नर्व एंडिंग है, जो मैसेज है वो आगे कैरी नहीं होगा। इसी तरह अगर हम फिर लोकल एनेस्थेटिक या ओपाइड्स दे रहे हैं तो हम इस जगह पर इसको अल्टर कर रहे हैं, यहाँ से मैसेज आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रही, ठीक है। अभी आ जाते हैं वो कौन से फाइबर्स हैं जो नर्व को आगे कैरी करते हैं। कौन से नर्व फाइबर है जो आगे नर्व को कैरी करते हैं? उसमें हमारे पास है अल्फ़ा फाइबर, ठीक है, और अल्फ़ा को फिर डिवाइड किया गया ए फाइबर एंड सी फाइबर, ठीक है। और अल्फ़ा जो ए फाइबर है उसको ए बीटा फाइबर एंड ए डेल्टा फाइबर में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारे पास ए बीटा फाइबर थे वो लार्ज होंगे, बड़े होंगे, माइलिनेटेड होंगे, माइलिन शीट प्रेजेंट होगा। जब माइलिन शीट प्रेजेंट है तो उसमें जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो फास्ट होगा, नहीं प्रेजेंट तो अब हमारे पास स्लो होगा।
लो स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड है उसका, जो स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड है, जो एक्शन पोटेंशियल है उनका, वो हमारे पास कम है। रिस्पॉन्स टू लाइट एंड टू टच, जो हमारे पास है ना वो हमें लाइट टच को रिस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा? लाइट टच को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। ए डेल्टा फाइबर्स हमारे पास क्या है? ये तो एक स्मॉल है, लाइटली मेलिनेटेड, मतलब जो माइलिन शीट प्रेजेंट है वो हल्का हल्का इस पर प्रेजेंट है। स्लो कंडक्टिंग सिस्टम है, रिस्पॉन्ड टू हीट, प्रेशर, कूल एंड केमिकल। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि वो कौन से फाइबर्स है जो प्रेशर, कूल और हीट या केमिकल्स को रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है? ए डेल्टा फाइबर्स है। ठीक है। शार्प सेंसेशन ऑफ पेन, फॉर एग्जांपल कील की नोक, वो सेंसेशन, या छुरी का जो तेज़ नोक होता है वो हम डेल्टा फाइबर, ए डेल्टा फाइबर से उसको फील करते हैं। सी फाइबर हमारे पास क्या है? वो हमारे पास स्मॉल एंड अनमाइलिनेटेड है, छोटे हैं और उसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। वेरी स्लो कंडक्टिंग सिस्टम है, रिस्पॉन्स टू ऑल टाइप ऑफ नॉक्सियस स्टिमुलाई, तमाम नॉक्सियस स्टिमुलाई को ये रिस्पॉन्स करता है। ट्रांसमिट प्रोलॉन्ग डल पेन, जो डल पेन है और प्रोलॉन्ग पेन है उसको ट्रांसमिट करता है। रिक्वायर हाई इंटेंसिटी स्टिमुलेट टू ट्रिगर द रिस्पॉन्स, इसको हाई इंटेंसिटी दरकार है कि ट्रिगर और रिस्पॉन्स वो करे। ठीक है, क्योंकि स्लोली करता है। हाँ, ठीक है, समझ आ गई। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे डबल पेन सेंसेशन हमारे पास क्या है। टू सेपरेट पेन सेंसेशन, मतलब दो अलग पेन है, मीन उसका टाइप अलग है। इन ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, एक छोटे से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। फास्ट पेन सेंसेशन इज कैरीड बाय ए डेल्टा फाइबर, जो फास्ट कैरिंग सेंसेशन है वो ए डेल्टा फाइबर कैरी कर रहे हैं। और उसके बाद सेवरल सेकंड के बाद सॉरी सेवरल सेकंड्स के बाद स्लो ट्रांसमिटिंग पेन स्टार्ट हो गया, और वो कौन कैरी कर रहा है? सी फाइबर। मीन डबल पेन सेंसेशन हम तब कहेंगे जब फाइबर्स अलग हो जाए। एक हमारे पास फास्ट कंडक्टिंग है जो ए है, और दूसरा हमारे पास क्या है? वो हमारे पास सी है और वो स्लो कंडक्टिंग है। तो डबल पेन दो पाथवे पे जा रहा है, तो इस वजह से इसको डबल पेन सेंसेशन कहा गया है। ठीक है। अभी आ जाते हैं व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है? ये बॉडी का रिस्पॉन्स है। इन्फ्लेमेशन क्या है? बॉडी का रिस्पॉन्स है टू इंजरी और इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी। जब हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारे बॉडी का क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फिज़िकल बर्न्स हो गए, फ्रॉस्ट बाइट आ गया, सर्दी की वजह से क्या हो गया? कोई ज़ख़म आ गया, उसको हम फ्रॉस्ट बाइट कहेंगे। ठीक है। फिज़िकल इंजरी आ गई। फिज़िकल इंजरी का मतलब क्या है? फिज़िकल इंजरी का मतलब ये है कि कोई कट आ गया, कोई इस तरह का कुछ आ गया। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये अगर ये हमारे पास नहीं होता तब हमें बहुत डैमेज काज हो जाती है। ठीक है। केमिकल हमारे पास आ गए। केमिकल हमारे पास कौन से हैं? केमिकल हमारे पास कौन से है? फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिकल इंजरी आ गई, कट आ गया, कुछ और आ गया। ठीक है। बायोलॉजिकल हमारे पास क्या है? इन्फेक्शन बाय पैथोजन, कोई पैथोजन्स आ गया, वो हमारे पास इट में भी फंगस, इट में भी बैक्टीरिया, कुछ और, तो वो बैक्टीरियल हो सकता है। ठीक है। तो उसको हम, अगर फंगस है, पैरासाइट है, कुछ और है, तो उसको हम बायोलॉजिकल कहेंगे। केमिकल टॉक्सिन हमारे पास आ गए। मैंने आपको कहा टॉक्सिन विल बी नेचुरल। टॉक्सिन नेचुरल होंगे, जो टॉक्सिकेंट है वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होंगे, वो हमारे पास केमिकल में आ गए। टाइप्स, एक इन्फ्लेमेशन के दो टाइप्स हैं, आपने डीपली पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, एक एक्यूट है, एक क्रॉनिक है। ठीक है। अब आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ? साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब हमें इन्फ्लेमेशन होगा तो हमें क्या हो सकता है? हमें दर्द हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, इमोबिलिटी हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, उसमें हीट हो सकता है। पेन, द इन्फ्लेम एरिया इज लाइकली टू बी पेनफुल। जो एरिया जहाँ पर हमारे पास पेन प्रोड्यूस हुआ है, तो वो क्या होगा? उसमें हमारे साथ केमिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं दैट स्टिमुलेट द नर्व एंडिंग मेकिंग एरिया मोर सेंसिटिव। केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ पर, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो उस एरिया को और भी सेंसिटिव बना रहे हैं। ठीक है। रेडनेस वहाँ पर कैपिलरीज फिल्ड हो जाएंगे, तो वो एरिया, और वहाँ पर ज़्यादा ब्लड होगा, तो इस वजह से वो रेडनेस होगी।
इमोबिलिटी होगी, और जो ऑर्गन है जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो वो आप हिला नहीं सकते। स्वेलिंग, वहाँ की स्वेलिंग होगी काज बाय अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड। स्वेलिंग हम कैसे कहते हैं, जब हमारे अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड होगी, ठीक है। इट मे बी एक्सोडेट और इट मे बी ट्रांसोडेट, ठीक है। प्रोटीनिशियस और अनप्रोटीनिशियस फ्लूइड हो सकता है। हीट, वहाँ वो जगह क्या होगी, हीट अप होगी। मोर ब्लड इज अफेक्टेड टू द एरिया मेक इट फील टू हॉट एंड टच, और ब्लड आएगा वहाँ पर तो वो जगह हमें गर्म लगेगी, ठीक है। सॉरी, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। हो गया, चलें। कौन सी केमिकल्स इन्वॉल्व है इसमें इन्फ्लेमेशन में? इसमें हमारे पास साइटोकाइनिन्स इन्वॉल्व है, हिस्टामिन इन्वॉल्व है, प्रोस्टाग्लैंडिनिन इन्वॉल्व है, जो पेन नर्व एंड सेंसिटाइजिंग एजेंट्स है, ठीक है। और मेन चीज़ प्रोस्टाग्लैंडिनिन है। देखिए आ सकते हैं, उसमें बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन साइटोकाइनिन वो जो है ना, वो इन्फ्लेमेशन रिस्पांस में हमारे साथ आएंगे, ठीक है। जो पेन में इन्वॉल्व है वो ज़्यादातर क्या इन्वॉल्व है, ये जो साइटोकाइनिन है वो इन्फ्लेमेशन के साथ रिलेट है। प्रोस्टाग्लैंडिनिन है तो वो इन्फ्लेमेशन के साथ भी रिलेट, पेन पाथवे के साथ भी, ठीक है। देखें आप क्या करते हैं, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है तो ये हमारे पास ऑर्थोडोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ऑर्थोडोनिक एसिड जो हमारे पास है उससे साइक्लो ऑक्सीजनेज कॉक्स 1 और कॉक्स 2 बन रहा है, और कॉक्स 1 और कॉक्स 2 हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिनिन बना रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिनिन हमारे पास जो PG1-2 है या PG2 है या थ्रोम्बोक्सिन्स है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, प्लेटलेट और एंडोथेलियम में प्रेजेंट होते हैं। काम क्या करते हैं, रिलैक्स ब्लड वेसल, इंक्रीज ब्लड फ्लो, काज पेन एंड पेन सेंसेशन। ये क्या कौन काज कर रहा है, ये काज कर रहा है PG1-2, प्रोस्टाग्लैंडिनिन 1-2, ठीक है। PG1-2 क्या काज कर रहे हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, किडनी में प्रेजेंट, पेरिफेरल रिसेप्टर में प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, CNS, काज पेन, ये मैसेज वहाँ तक कैरी करता है, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन और पेन सेंसिटाइजेशन में ये काम करता है, ठीक है। इस तरह थ्रोम्बोक्सिन है वो तो प्लेटलेट है, जो जब हमारे पास वुंड हीलिंग में या ब्लड क्लॉटिंग में वो हेल्प आउट करता है, ठीक है। एनसेड्स और एससेड्स की तरफ फिर हम आएंगे, यहाँ इसको ब्लॉक करेंगे। एनसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। अभी आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की तरफ। एज इट नेम शो नॉन स्टेरॉइडल, तो इसमें स्टेरॉइड नहीं प्रेजेंट होगा, मीन देयर विल बी नो 17 कार्बन कंपाउंड, सही है। अब इस सेट्स को इन्होंने दो में डिवाइड किया गया, एक नॉन सेलेक्टिव है, एक सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है कि ये कॉक्स इनहिबिटर है, कॉक्स जो एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करता है। जो नॉन सेलेक्टिव है वो कॉक्स 2 को, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करेगा। जो सेलेक्टिव है वो कॉक्स 2 को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। इसमें हमारे साथ एस्प्रीन आ जाता है, डाइक्लोफेनिक आ जाता है, इंडोमिथसिन, केट्रोलैक, मेलोक्सिकैम, पायरोक्सिकैम, पेटोप्रोफेन, फ्लोरोप्रोपेन, आइबुप्रोफेन, केटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, पैरासीटामोल, ये हमारे पास क्या है। अच्छा, ये जो पैरासीटामोल नो एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो पैरासीटामोल है ये नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सेलेक्टिव का मतलब ये है कि नॉन सेलेक्टिव का ये हमारे पास नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब ये इन्फ्लेमेशन के खिलाफ काम नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, इन्फ्लेमेशन के खिलाफ काम नहीं करेगी, ये सिर्फ पेन को ख़त्म करेगी। जो हमारे पास एनाल्जेसिक्स है, एनाल्जेसिक्स, ठीक है। तो एनाल्जेसिक कहाँ से निकला है, एनाल्जेसिक का वर्ड एनाल्जेसिया से निकला है। किस चीज़ से निकला है, एनाल्जेसिया। और एनाल्जेसिया का मतलब क्या है, एनाल्जेसिया का मतलब ये है कि ये हमारे पास पेनलेस फीलिंग प्रोड्यूस कर रही है, पेन जो पेन है ना उसको दूर कर रही है, ठीक है। सेलेक्टिव की तरफ आ जाते हैं। सेलेक्टिव हमारे पास क्या है, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर आर ए टाइप ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दैट टारगेटली कॉक्स 2 आर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन। इसको आपके पहले क्लास में एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि नॉन सेलेक्टिव सेलेक्टिव में मेन फ़र्क क्या है। जो नॉन सेलेक्टिव है उसका जो रिस्पांस है वो नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी है। क्या है,
नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मीन इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ ये काम नहीं कर रहा। जो सेलेक्टिव है उसमें साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 है जो हमारे साथ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है। तो इस वजह से साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को वो क्या कर रहे हैं, उसको इनहिबिट कर रहे हैं, और वो इनहिबिट हो गया तो हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स काम नहीं करेगा, ठीक है, वो कंटिन्यू एज ए रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेमेशन एंड पेन, ठीक है। टारगेटिंग सेलेक्टिवली फॉर द COX-2, इसके पेप्टिक अल्सरेशन ड्रग्स, फॉर एग्जांपल हमें वो ड्रग दरकार है कि उसमें हम इन्फ्लेमेशन को भी रोकें। इसमें हमारे पास क्या है, सेलिकॉक्सिब और रिफोकॉक्सिब, ये वो ड्रग्स है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हम इन्फ्लेमेशन के साथ पेन को भी रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेलेक्टिव में आ गए, सही है, समझ आ गई। देखें ये हमारे पास स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ गए। स्टेरॉयड हमारे पास क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास 4 रिंग प्रेजेंट है और उसमें हमारे पास 17 कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड है 4 फ्यूज रिंग में, ठीक है। तो इसको हम स्टेरॉयडल कहते हैं, स्टेरॉयडल कंपाउंड। अब अगर कोई चीज़ स्टेरॉयडल कहाँ पर, यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह प्रेजेंट होते हैं जो स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइड में जो बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है, और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट और अल्काइल ग्रुप भी इसके साथ प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। देखें डिफरेंस बिटवीन नॉन स्टेरॉयड एंड स्टेरॉयड स्ट्रक्चर। जो एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, वो ये NSAIDs है, ठीक है, और ये हमारे पास SAIDs है, ठीक है, स्टेरॉयडल है। तो इसमें हमारे पास 4 कार्बन फ्यूज रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर इस तरह नहीं है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। ये हमारे पास रिसाइक्लिक एसिड है, इन्फ्लेमेशन के खिलाफ काम करता है, ठीक है, डिफरेंटली यूज़ होता है, एक्ने के खिलाफ भी यूज़ होता है हमारे साथ, ठीक है। जो रिसाइक्लिक एसिड है ना, एस्प्रिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। किस तरह काम करते हैं, अब मैकेनिज्म की तरफ आ जाते हैं। ड्यूरिंग जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट द पेरिफेरल नर्व एंडिंग। जो हमारे पास पेरिफेरल नर्व एंडिंग है उसमें हमारे पास क्या होगी, उसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होगा। वो क्या करेगा, प्रोड्यूस ए पेन इम्पल्स, वो एक पेन इम्पल्स क्रिएट करेगा, दैट इज कैरी टू CNS, वो CNS को कैरी होगा। अब NSAIDs क्या करते हैं, रिलीव द पेन बाय सेलेक्टिवली इनहिबिटिंग, वो सेलेक्टिवली इनहिबिटिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। जहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा था तो इसको यहाँ पर इनहिबिट कर देंगे, तो ये फर्दरली मैसेज कंटिन्यू नहीं करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। NSAIDs क्या काम करते हैं, NSAID प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद करते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जहाँ जहाँ पर प्रेजेंट है, अगर दर्द हमें वहाँ पर है तो वो कट हो जाएगा, ठीक। देखिए इस रिसाइक्लिक एसिड जेल है, ट्रॉपिकल यूज़ के लिए यूज़ होते हैं, और इसमें हमारे पास मसल एचेस के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, टूथ एच के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल यूज़ के लिए इस रिसाइक्लिक एसिड है, ठीक है। डिस्मेनोरिया के लिए यूज़ हो, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो उसमें आप NSAID यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्फ्लेमेशन को अगर आप यूज़ करें फिर आपने सेलिकोकॉक्सिब और रिफोकॉक्सिब यूज़ करना है। रेमोटाइड अर्थराइटिस है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ एक्नी को अगर आप रिमूव करें उसके से रिसाइक्लिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट इसकी ये है, जब NSAID आते हैं तो आप इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जैसे हमारे पास पेच होते हैं, क्या होते हैं, पेच, नेल्स, ठीक है। वो क्या काम करते हैं, वो एक स्मूथ सरफेस है तो वो उसको तोड़ देंगे, क्या करेंगे, उस स्मूथ सरफेस को तोड़ देंगे। जब वो हमारे पास टूट जाएंगे, ये हमारे पास म्यूकोजल लेयर प्रेजेंट है,
म्यूकोजल लेयर यहाँ पर डैमेज हो गया, तो यहाँ पर जो सेंसिटिव एरिया वो एक्सपोज हो गया। अब वो एक्सपोज हो गया तो वो क्या काम करेगा वहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टमक है, स्टमक का वाल है, स्टमक का वाल है, तो यहाँ पर HCl सिक्रीट होगा और HCl इस जगह को और भी डैमेज करेगा। ठीक है। नाजिया ड्यू टू एरोजन ऑफ द स्टमक लाइनिंग, नाजिया हो सकता है किस वजह से, क्योंकि स्टमक का जो लाइनिंग है वो टूट गया। ठीक है। डिक्रीज साइटोप्रोटेक्टिव म्यूकस सिक्रीशन, जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है उसको कम कर देता है। ठीक है। उसके सिक्रीशन को जो साइटोप्रोटेक्टिव है उसको कम कर देता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर कोई बंदा ज़्यादा एनसेड्स यूज़ कर रहे हैं तो उस वजह से उसको क्या होगा, स्टमक पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। आ जाते हैं, और ये वोमिटिंग और डायरिया ये तो नॉर्मल सी एक हम आ जाते हैं हमारे साथ। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, कोई बहुत ज़्यादा खा रहा है तो उस वजह से हो सकती है। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, अगर कोई बंदा है वो एस्प्रिन खा रहा है तो उस वजह से उसको ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो सकती है। जो जब मेंसेस होती है फीमेल को तो उसमें एस्प्रिन यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगी, उसको और भी मसला हो जाता है। ठीक है। हेपेटोटॉक्सिसिटी हमारे पास क्या है, लिवर से रिलेटेड है, तो उसमें हमारे पास लिवर टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होगी, और लिवर के जो एंजाइम है, सीरम एंजाइम है, एलेनिन फॉस्फेटाइज है, सीरम ग्लूटामेट है, या हमारे पास SGPT है, ALT, ये इंक्रीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है तो उसकी टॉक्सिसिटी लेवल ये है कि आप 4 से ज़्यादा गोलियां नहीं ले सकते। अगर आप 1 महीने के लिए 4 से ज़्यादा ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 महीने में आप रोज़ाना चार खा रहे हैं, 1 महीने के लिए आपने खा ली, तो आपको लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। जो ग्लूटाथायोन है वो सिक्रीट नहीं होगा और उससे हमारे पास मसला बनेगा एंटीऑक्सीडेंट। फिर आपने क्या करना होगा, एंटीडोट लेना होगा उसका, एनिसिटाइलसिस्टिन जो है। हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, इनसेंसिटिव पेशेंट जैसे रैशेज आ सकते हैं, लैरेंजियल एडेमा हो सकता है, जैसे अभी मेरा गला ख़राब होने जा रहा है, ये तो आवाज़ की वजह से हो रहा है। अस्थमा, एस्प्रिन, ठीक है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं वो इंड्यूस करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल एस्प्रिन आपने खा ली, आप अस्थमा के पेशेंट है तो मसला हो सकता है, उसमें अस्थमा और भी एक्सेजरेट हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, एनाल्जेसिक न्यूरोपैथी। कोई भी बंदा, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, एनसेड ज़्यादा ले रहा हो तो उसकी किडनी डैमेज हो सकती है। ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कब आपने यूज़ नहीं करना, कौन सी टैबलेट आपने कहाँ पे यूज़ नहीं की। सीवियर हेपेटिक डिजीज़ हैं, एक बंदा है उसको लिवर की बीमारियां हैं, लिवर डिजीज़ हैं, तो वो ना एस्प्रिन यूज़ कर सकता है, ना डाइक्लोफेनिक यूज़ कर सकता है, ना पैरासीटामोल यूज़ कर सकता है, उसकी जगह कुछ और यूज़ कर सकता है। विटामिन के है, तो अगर विटामिन के की डिफिशिएंसी है तब आपने एस्प्रिन नहीं खाना, क्यों, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो, वो विटामिन के क्या करता है, कोगुलेशन कास्केड में हेल्प आउट करता है। एक बंदे उसको हेमोफीलिया है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वो भी एस्प्रिन नहीं खा सकता। चिल्ड्रन में आप एस्प्रिन नहीं दे सकते, ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, जो राय सिंड्रोम काज होगा। ठीक है। पेशेंट रिसीविंग एंटीकोगुलेंट सच एज कॉमोरिन एज हेपरिन, एक बंदा है वो कॉमोरिन ले रहा है या हेपरिन ले रहा है, तब आप उसको हेपरिन नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट काज होगा और भी उसके ब्लीडिंग ब्लड थिन होगा एस्प्रिन से। इस तरह अस्थमा वाले एस्प्रिन यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ हाँ हो गया राय सिंड्रोम, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों में राय सिंड्रोम, बच्चों में ये मेन चीज़ है। वो जो ट्रीटमेंट है ना, आप राय सिंड्रोम में एस्प्रिन दे रहे हो, वो एडल्ट्स में है, एडल्ट्स में हो गया फिर आप दे सकते हो। अच्छा, एनाल्जेसिक पेन रिलीविंग, प्रेग्नेंट वुमेन है या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल है, तो वो क्या कर, आप उसको कौन सी टैबलेट दे सकते हैं उसमें ना, आप उसको एस्प्रिन दे सकते हैं, एस्प्रिन तो नहीं दे सकते, तो आप उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं या मेफेनेमिक एसिड दे सकते हैं। ठीक है, पैनाडोल या कॉन्स्टान दे सकते हैं। ठीक है, और नहीं दे सकते इसमें। थैंक यू, बस यही था।